प्यारे बच्चों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मंत्रा आज हम लोग कक्षा 10 की पढ़ाई बिल्कुल शुरू से करने वाले हैं। शुरू से यानी प्रथम अध्याय से। वैसे छात्र जो कक्षा 9 से कक्षा 10 में प्रवेश करने वाले हैं या कक्षा 9 से कक्षा 10 में प्रवेश कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आज से हमारा यह सेशन प्रारंभ हो रहा है। जो विद्यार्थी नए हैं, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, वह नियमित बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का घंटा दबाकर वीडियो को लाइक कर दें। मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल आपके लिए नियमित रूप से वीडियो लेकर यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचता है। आप नियमित रूप से वीडियो देखते रहिए, आपको गणित के प्रति समझ जो है वह अच्छी हो जाएगी। मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, बिहार बोर्ड से पढ़ाई करते हैं, स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, वैसे छात्र जिनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, समस्या होती है, उनके लिए आसान से आसान तरीके को लेकर मैं आपके बीच आता हूँ। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो समझने में या किसी अन्य बात पर व्यक्तिगत में, तो आप हमें इसी चैनल पर, इसी YouTube चैनल पर कमेंट करें। मैं आपके समस्या का निदान को लेकर के कमेंट रिप्लाई करूंगा या फिर एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 की पढ़ाई में अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन आज होगा। और इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि किस्मत से हार कर कभी झुकना नहीं और मंजिल से पहले कभी रुकना नहीं। कदम रुक जाए पर इरादे थकने ना देना, मंजिल की राह से खुद को कभी भटकने ना देना। आइए सबसे पहले एक नज़र हम लोग डालेंगे आज के सिलेबस पर, कक्षा 10 के सिलेबस पर, यानी कक्षा 10 के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। उसके बाद एक अध्याय की पढ़ाई करेंगे बिल्कुल सरलतम तरीके से, जिसको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। आइए धैर्यपूर्वक थोड़ा वीडियो को क्रम से देखते रहें। आप कक्षा 10 में प्रवेश किए हैं, आपकी समझ शुरू से सीखने में अच्छी हो जाएगी। आप नियमित रूप से मैथ मंत्रा चैनल पर बने रहें। ये आपका कक्षा 10 का गणित है जो आप देख पा रहे हैं। आइए हम लोग अध्याय की शुरुआत करेंगे। यहाँ से आपका विषय सूची प्रारंभ होता है। विषय सूची में पहला अध्याय जो आपका है ये है वास्तविक संख्या। मैं इसके डिटेल एक और वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि आज प्रथम अध्याय हम लोगों को सीखना भी है, इसलिए यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय हमें पढ़ने हैं। अध्याय के अंदर की बात को हम लोग एक और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे स्पेशल, जिसमें विषय सूची से रिलेटेड सभी बातें विस्तार से बताया हुआ होगा। तो सबसे पहला हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। दूसरा है हम लोग का जिसमें हम लोग बहुपद की पढ़ाई पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद चौथा अध्याय द्विघात समीकरण। चौथे अध्याय में क्या है, यहाँ पर द्विघात समीकरण। पांचवें अध्याय में है समांतर श्रेणियाँ। छठे अध्याय में है त्रिभुज ट्रायंगल। और सातवें अध्याय में है निर्देशांक ज्यामिति। आठवें अध्याय में है त्रिकोणमिति का परिचय। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही रोचक टॉपिक है, त्रिकोणमिति का परिचय। और 9वां अध्याय है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 10वां अध्याय है वृत्त यानी सर्किल। और 11वां अध्याय है रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस इसको बोलते हैं। हम लोग कंपास के माध्यम से त्रिभुज से रिलेटेड या फिर वृत्त से रिलेटेड कुछ फिगर को ड्रॉ करते हैं उस चैप्टर में। और 12वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करने हैं, इस प्रकार से मैं अध्याय से रिलेटेड एक विस्तार वीडियो आपको एक दूंगा। उसमें आपको अध्याय, किस अध्याय में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसमें कितने प्रकार के सूत्र आपको याद करने हैं, किस प्रकार के उस अध्याय में प्रश्न होंगे, तो उसका विस्तार मैं एक स्पेशल वीडियो में आपको दूंगा। यहाँ पर मैं संक्षेप में एक परिचय दे रहा हूँ। और उसके बाद 13वां अध्याय जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है,
इसमें है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें बेलन, गोला, घनाभ, घन ये सब पढ़ेंगे। ये है सांख्यिकी, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक से रिलेटेड कुछ बात आप पढ़ते हैं। और 15वां और अंतिम अध्याय है प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इस तरह से भी बोलते हैं, हिंदी में वो है प्रायिकता। तो 15 अध्याय हमें पढ़ने हैं। नियमित रूप से 15 अध्याय की पढ़ाई आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से, मैथ्स मंत्रा YouTube चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। और सभी वीडियो सरलतम तरीके में आपके बीच लेकर मैं आऊँगा। और इस बात की मेरे तरफ से गारंटी कि आपको समझ में आएगा, इतने अच्छे से समझ में आएगा, जहां आप कहीं भी कोई वीडियो देखेंगे तो आपको मन नहीं लगेगा, आपकी इच्छा होगी कि मैं मैथ्स मंत्रा ही देखूंगा। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का घंटा दबा दें, और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए हम लोग सबसे पहला अध्याय जो शुरू करेंगे, नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। कुछ बातें हो गई है, आइए शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आइए, वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग पिछले क्लास यानी कक्षा 9th के कुछ बात को सीखते हैं। आपने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, मैं यहाँ पर क्रम से एक नंबर दे देता हूँ। आपने क्या पढ़ा है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या यदि आप भूल गए हो तो मैं इसको अंग्रेजी में लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, NUMBERS, नेचुरल नंबर्स। ये क्या होता है, गिनती की संख्या जो 1 से शुरू होता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। गिनती की संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी क्रम में बढ़ते चले जाइए, ठीक ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। दूसरा होता है आपका पूर्ण संख्या। दूसरा क्या होता है, पूर्ण संख्या। मैं यहाँ पर क्रम से नंबर 2 लिख देता हूँ और यहाँ लिखूंगा मैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में लिखते हैं होल नंबर, WHOLE NUMBERS, होल नंबर्स संख्याएं हैं। तो इसको क्या कैसे समझेंगे, तो इसको मैं भी एग्जाम्पल में ही यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जब आप यहाँ से 1, 2, 3 इस प्रकार से बढ़ते गए हैं, सिर्फ 1 से नहीं 0 से गिनती की शुरुआत कर दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से जब आप शुरुआत करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या में 1 से शुरू किए और पूर्ण संख्या में 0 से शुरुआत कीजिए। तीसरा है, पहला हम लोगों ने पढ़ा प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, और तीसरा है पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इनको पूर्णांक ही बोला जाता है। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेजर्स या इंटीगर्स, इस प्रकार से। अब यहाँ पर बात है कि पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो पूर्णांक में क्या होता है कि आप निगेटिव से शुरू होइए, डॉट डॉट यहाँ से शुरू किए, -4, -3, -2, -1, 0, फिर प्लस में चलेंगे तो प्लस लिखते नहीं है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। यानी माइनस से भी आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं और प्लस में भी इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पूर्णांक या पूर्णांक संख्याएं भी बोल सकते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछले कक्षा में। अब मैं चौथा की यदि बात करूं तो चौथा है परिमेय संख्या। आइए थोड़ी थोड़ी समझ हम लोग पिछले कक्षा का भी ले लेते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल और NUMBERS नंबर्स, ठीक है।
तो रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q 0 नहीं हो सकता है। यानी वैसी संख्या है जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q को जो है 0 नहीं कभी होने देना है। पांचवा है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर नहीं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का मतलब IRRA, इस तरह से इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या होता है कि जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इसके एग्जाम्पल में जैसे √3 है, आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप दशमलव में भी निकालेंगे ना तो इसका दशमलव कभी रुकेगा नहीं, उसको अशांत दशमलव बोलते हैं, वह दशमलव के बाद भी आता ही रह जाएगा। जैसे √2 भी मैं ले लूँ, जैसे पाई का कोई एक्यूरेट वैल्यू अब तक नहीं आया है, तो ये सब क्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब मैं छठा एक और अंक की बात कर लूँ, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होता है भाई? वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं रियल नंबर, REAL और NUMBERS, रियल नंबर्स। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से सभी को मिलाकर, दोनों को मिलाकर, पहले वाला सबको मिलाकर के क्या होता है? रियल नंबर कहलाता है ने। उपरोक्त सभी को मिलाकर हम इस तरह से भी यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ, उपरोक्त सभी को मिलाकर यदि बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं, रियल NUMBERS, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आती है कक्षा 10 की। ये पिछले कक्षा का मैंने कुछ बात आपको अभी सिखा दिया है। अब कक्षा 10 में हम लोग अध्याय जब शुरुआत करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अध्याय की जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है यूक्लिड का एक प्रमेय है, तो उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। ठीक है, क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये हम लोग सीखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? जैसे ही 10वीं कक्षा की पढ़ाई की शुरुआत होती है तो आपको सबसे पहले यही सीखना होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका होता है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका क्या है? यह सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में भी प्रयोग किया जाता है। यह खुद एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में भी प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। अब एल्गोरिदम क्या होता है? तो आइए इसको भी मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। एल्गोरिदम जो होता है यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करती है। यानी एल्गोरिदम जो है यह विधि प्रदान करती है, यह एक श्रृंखला है, विधियों का एक श्रृंखला है। और प्रमेयिका क्या था? यह सिद्ध किया हुआ कथन था और इसको अन्य कथन सिद्ध करने में मदद मिलती थी। तो ये अंतर है एल्गोरिदम और प्रमेयिका में। आइए कुछ और भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से रिलेटेड बात को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग छोटे छोटे बात को समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 6 से भाग देंगे 25 में, तो क्या होगा कि आप 4 बार में भाग लगाएंगे और लिखेंगे 6 चौके 24
और शेषफल यहाँ कितना बचेगा 1। दूसरा मैं 7 का भाग लगाऊं 39 में से या 7 से भाग दूं 39 में, तो आप क्या करेंगे 5 टाइम्स में लगाएंगे और 7 पचे 35, शेषफल कितना रहा 4। उसके बाद मैं एक और बात आपसे पूछूं कि 8 से भाग लगाना है 51 में, तो आप क्या करेंगे इसमें 8 से भाग देंगे तो 6 टाइम्स में कटाएंगे, 8 6 के 48 यानी 4 8 48 और बच गया कितना आपका शेषफल 3। यदि मैं एक बार और आपसे पूछूं कि 9 से भाग देना है भाई 63 में, तो 9 से 63 में भाग देंगे तो 7 टाइम्स में कटेगा और ये पूरा 63 हो जाएगा, शेषफल कितना हुआ 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं शेषफल जो है 0 भी है और कहीं पर 1 भी है, कहीं पर 4 भी है, कहीं पर 3 भी है, लेकिन इतना जरूर है कि 6 से छोटा है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने पीछे लिखा था, एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ कि यदि मैं a बराबर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे BQ प्लस R, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा था कि जो R है यह 0 के बराबर भी है और बड़ा भी है, लेकिन ये जो B से है यह छोटा है। ये भी मैंने वहीं पर कहा था। यहाँ पर देखिए क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए कि a और b है, ये दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया जाए कि a और b है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए a और b है, जहाँ a जो है वह b से बड़ा है। उसका HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करना है। तो आइए नीचे क्या है उसको भी समझते। यदि r इज नॉट इक्वल 0, यानी r जो है शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं होता है, तब b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है का प्रयोग करना है तथा यह तब तक करते रहिए, यानी जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाए। जैसे इस उदाहरण में क्या करना है, शेषफल जो है, शेषफल यानी r जो है और b से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग फिर से करना है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ पर समझता हूँ। इसी उदाहरण का मैं यहाँ पर रखता हूँ। क्या करेंगे कि 7 और 39 ऐसा मैंने पीछे लिया था, तो आप क्या करते हैं 7 को 5 टाइम्स करते हैं तो 7 पचे 35 होता है, शेषफल आपका 4 हो जाता है। अब 7 और 4 के लिए एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, यानी दोनों में से जो बड़ा है उसको इस प्रकार से भाज्य और भाजक बनाकर भाग लगाना है। तो 4 को 1 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा, फिर आपका शेषफल कितना हो गया 3 हो गया। यह तब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल शून्य नहीं हो जाता है। तो आइए शेषफल शून्य लाने तक करते रहते हैं। फिर शेषफल और इसमें भाजक में एक बार फिर से क्या करना है कि उसी प्रयोग को दोहराना है। शेषफल और भाजक में उसी प्रयोग को दोहराएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से 4 में फिर से भाग देंगे, तो एक बार में फिर से कटाएंगे तो यह शेषफल यहाँ पर कितना होगा 1 आएगा। एक बार फिर से इसी क्रम को दोहराएंगे तो 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो यह 3 टाइम्स में कटेगा, 3 हो जाएगा और इस बार शेषफल 0 हो गया। यही रिपीट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या बोलते हैं। और मैंने एल्गोरिदम की परिभाषा में आपको बताया था कि यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। ये क्या है, एक श्रृंखला है, यह अकेला नहीं है, एक श्रृंखलावत है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की विधि प्रदान करती है। उसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसको आइए एक और क्रम से हम लोग समझते हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है 4052 और 12776 का HCF ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से ज्ञात करना है। तो करने क्या है कि 4052
यानी 4052 में 52 से 12,576 क्या करना है में भाग देना है। तो भाग देंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ 3 टाइम्स में कटेगा और ये हो जाएगा 12,156। कितना हो जाएगा 156। अब ये 0 हो जाएगा, 5 2 7 और ये 4, 420 बच गया। अब 420 और 4052 का भी पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से फिर से हल करना है। तो आपको करना है 420 में 4052 से फिर से भाग लगाना है। तो यहाँ पर आपका 9 टाइम्स में 9 बार में कटेगा और ये हो जाता है 3780। और 3780 जब होता है तो ये कटाएंगे 2 हो जाएगा, 1 दाई 10 5 15 8 7 15 हो जाएगा और यहाँ 7 2 9, ये बच गया 272 शेषफल आपका। एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, क्योंकि ये तब तक जारी रखना है जब तक आपका शेषफल क्या शून्य नहीं आ जाता है। ठीक है, तो आइए 272 में क्या करेंगे कि 272 से 420 में भाग देंगे। भाग देने तो आप सीख चुके हैं बहुत पहले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भाग जब देंगे तो ये 1 टाइम में कटेगा और 272 यहाँ पर लिखेंगे और शेषफल आपका कितना हो जाएगा 148। अभी समाप्त नहीं हुआ है, जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक इस क्रम को आप जारी रखेंगे। तो एक बार फिर से 148 से 272 में भाग लगाएंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, फिर एक बार में ही ये कटेगा तो 148 हो जाएगा और घटाने के बाद फिर आपका कितना हो जाता है, यह 24 बचेगा। ठीक है, 24 बचेगा, 1 दाई 10 2 12 8 4 12 और यहाँ पर 6 बचा, 4 2 6, ठीक है 24 बचेगा। और उसके बाद अभी समाप्त नहीं, शेषफल आपका 0 नहीं आया है। तो शेषफल 0 जब तक आता नहीं है तब तक आप इस क्रम को जारी रखेंगे, यानी 24 से एक बार फिर से 148 में भाग देंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा, 6 बार में कितना होता है 144 और 44 4 48। एक बार और इसी क्रम को दोहराना है। कब तक दोहराना है, जब तक कि शेषफल आपका 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। तो चलिए 4 से 24 में भाग देंगे, इस बार 6 से करेंगे तो 6 चौके 24। इस बार आपको क्या हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। और जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त होता है तो अंतिम में आप किससे भाग लगाएं, आपका भाजक क्या होता है 4, यानी आपका जो HCF प्राप्त होता है क्या होता है, HCF बराबर में यदि यहाँ से पूछूं तो ये कितना हो गया 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से, प्रमेयिका नहीं एल्गोरिदम के माध्यम से आप HCF निकाल सकते हैं। इसको एक और क्रम से हम लोग समझेंगे, लेकिन आइए शुरू करेंगे अगले वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 को लेकर के मैं आपके बीच आऊँगा और नियमित रूप से आप वीडियो को देखें। मैं जितने शिद्दत से, जितने सरलता से, जितने सफाई से मैंने आपको समझाया है, यदि आपको ठीक से नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से रीस्टार्ट करके शुरू से चलाकर देखिए और निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी फ़ायदा मिलने वाली है। नियमित रूप से वीडियो के साथ बने रहने के बाद आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा। आप अपने कक्षा के गणित के लिए अच्छी जानकारी ले पाएंगे। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ, सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। बेवजह दिल पे बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी का एक खूबसूरत जंग है, जिंदगी एक खूबसूरत जंग है, उसे जारी रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मन से पढ़ाई कीजिए, जिद पर अड़े रहिए, लगे रहिए, ताकि आपका मेहनत आपकी ज़िंदगी को चकाचक रंगीन बना सके, आपका सब कुछ पूरा हो, आप अच्छे नंबर से पास हों। नियमित रूप से वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।